वेलकम टू जीनियस क्लासेज। और अब तक हमने अन्य पोषक तत्वों की बात कर ली थी, मुख्य पोषक तत्वों की बात कर ली थी। जो हमारा नेक्स्ट पोषक तत्व है वो जिंक है, जिसे हम उपलब्ध रूप पौधे से किस रूप में उपलब्ध करते हैं, तो Zn+2 के रूप में उपलब्ध करते हैं। स्रोत क्या है, तो स्प्लेराइट है। क्या है इसका स्रोत, किससे प्राप्त होता है, स्प्लेराइट से। इसके कार्य क्या है, तो ये ऑक्सीजन के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। ऑक्सीजन किससे प्रदर्शित करते हैं हम, IAA से प्रदर्शित करते हैं। इसके निर्माण में क्या करता है, ये सहायता करता है। कैसे करता है, तो जब ट्रिप्टोफैन होता है तो उसमें जब ट्रिप्टोफैन से हम IAA को अलग करते हैं तो उसमें क्या, कौन सी भूमिका निभाता है, कौन सा पोषक तत्व, तो Zn पोषक तत्व भूमिका निभाता है। कार्बनिक पदार्थ तो एनहाइड्रेज के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। किसमें, कार्बनिक एनहाइड्रेज के निर्माण में। कमी के लक्षण की बात करें तो सर्वप्रथम मध्यम पत्तियों पर, और ये पूछा भी गया है जेट में, मध्यम पत्तियों पर सर्वप्रथम किसके लक्षण प्रदर्शित होते हैं, तो वो किसके होते हैं, Zn के होते हैं। प्रारंभ होकर कौन से, नई व संपूर्ण पत्ती, ये इतना मोस्ट नहीं है, लेकिन मध्यम पत्तियों पर ये सर्वाधिक मोस्ट है। मध्यम पत्तियों पर किस पोषक तत्व के लक्षण अधिक दिखाई देते हैं, तो वो कौन सा पोषक तत्व है, Zn पोषक तत्व है। विकार की बात करें कौन कौन से विकार में, तो जो Zn से सबसे ज्यादा बार पूछे हुए और सबसे ज्यादा बार जो मोस्ट है वो है धान में खैरा रोग। और ये इतनी बार पूछा गया है, सुपरवाइजर हो, जेट हो, ICAR से, ये BHO सब में पूछा गया है। और सब सर्वाधिक मोस्ट प्रश्न है ये कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, किसमें होता है, Zn पोषक तत्व की कमी से होता है। मक्का में सफेद कली का रोग, और BHO में ये पूछा भी गया है, मक्का में सफेद कली का रोग किससे होता है, वो होता है Zn की कमी से। फसल में सफेद कली का रोग किसमें होता है, तो Zn के। सफेद कली का क्या कहते हैं, लिटल लीफ। अमरूद में क्या होता है, ब्रॉन्जिंग रोग होता है। और आलू में लीफ बर्नर, लीफ मतलब कि जली हुई, जली जैसी पत्ती हमें दिखाई देती है, किसमें, आलू में। फसलों में झुलसा रोग, ये भी BHO में पूछा हुआ है कि जो फसलों में झुलसा रोग होता है किस पोषक तत्व की कमी से होता है, तो किस पोषक तत्व की कमी से होता है, Zn पोषक तत्व की कमी से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कौन सा, नेक्स्ट पोषक तत्व। तो हमारा पोषक तत्व है वो है मोलिब्डेनम। क्या है, मोलिब्डेनम। इसका स्रोत क्या है, ओलिवाइन है। उपलब्ध रूप क्या है, MOO4-2 के रूप में होता है। कार्य क्या है, तो नाइट्रेट और रिडक्टेज एवं नाइट्रोजिनेज के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। किसमें होता है, नाइट्रेट, रिडक्टेज और नाइट्रोजिनेज के निर्माण में सहायक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सी फसल करती है, तो आप सभी जानते हैं दलहनी फसलें क्या करती हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं। तो कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है इसमें, मोलिब्डेनम सहायक होता है। कमी के लक्षण क्या क्या है, तो कमी के लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों पर और पौधों की निचली पत्तियों पर। मैंने पहले बताया NPK और MgMO, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम जो है, जो पौधों की निचली पत्तियों पर और पुरानी पत्तियों पर इसके लक्षण प्रदर्शित होते हैं। विकार क्या क्या है, तो फूलगोभी में विपटेले रोग सर्वाधिक मोस्ट क्वेश्चन है ये, और सर्वाधिक मोस्ट मतलब कि ये रोग है। और काफी बार जेट, ICAR, BHO में सभी में पूछा हुआ है कि फूलगोभी में विपटेले रोग किसकी कमी से होता है, तो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। और नींबू वर्गीय में पीलापन, ये भी किसकी कमी से होता है, तो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। पहले हमारे जो पोषक तत्व बचे हैं वो बचे क्लोरीन और निकल। तो सबसे पहले हम क्लोरीन देख लेते हैं कि इसका उपलब्ध रूप क्या होता है, Cl-। प्राथमिक पोषक तत्वों में से जो एकल रूप में जो ग्रहण किया जाता है पौधों में, उसमें से एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो किसमें है, ऋणात्मक रूप में है। ये हमने चैप्टर की जब शुरुआत की थी तभी बात कर ली थी कि स्रोत क्या है इसका, एफेटाइट है। कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, जल अपघटन में सहायक होता है। अब हमने दो जगह पढ़ा होगा कि जल अपघटन, एक तो हमने पढ़ा था MN में कि वो भी क्या करता है, जल अपघटन में सहायक होता है। एक हम क्लोरीन में पढ़ रहे हैं कि ये भी क्या करता है, जल अपघटन में सहायक होता है। तो अगर मतलब कि जब क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन आ जाए, क्लोरीन भी आ जाए और MN भी आ जाए, तो क्या करें, तो जो हम सर्वप्रथम करेंगे वो करेंगे क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन होता है जो जल अपघटन में मुख्य भूमिका निभाता है। उसके बाद क्या निभाता है, MN। तो अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए तो हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे क्लोरीन करना है। क्लोरीन की अधिकता से क्या करता है, तंबाकू की दहन क्षमता वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। और स्टार्च वाली फसलों में, जैसे स्टार्च वाली फसलों जैसे अधिक चुकंदर हुआ, आलू हुआ, शकरकंद, गन्ना, इसकी गुणवत्ता क्या कर देता है, खराब कर देता है। अब हम पढ़ेंगे निकल। तो निकल उपलब्ध रूप क्या है, Na+2 है। यूरिएज एंजाइम, किसमें, यूरिएज एंजाइम की क्या क्रियाशीलता क्या कर देता है, बढ़ा देता है। बीजों की जीवन क्षमता अंकुरण क्षमता में सहायता करता है। मतलब जब बीजों अंकुरण होता है तो उसमें क्या करता है, निकल सहायता करता है उसको बढ़ाने में, अंकुरण को बढ़ाने में, और जीवन क्षमता में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये हो गए हमारे जो कि पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। कितने पढ़ लिए हमने, 17 जो पोषक तत्व हमारे कार्य मुख्य होते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रियात्मक रूप से पोषक तत्व, जो कि कितने होते हैं, 4 पोषक तत्व होते हैं। हमने जो है पौधों के लिए वो जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उन सभी के बारे में अध्ययन कर लिया। और आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं, 17 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। अब कुछ एक क्या होते हैं, उपापचय क्रियात्मक पोषक तत्व होते हैं, जिन्हें किसने बताया था, निकोलसन ने बताया था सन
1961 में बताया था कि कुछ एक पोषक तत्व हैं जो पौधों की जो थोड़ी क्रिया है उसमें सहायता करते हैं। तो ये कितने पोषक तत्व है, उन्होंने 4 पोषक तत्व बताए थे। तो हमारे 17 जो है वो क्या होते हैं पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, और जो 4 होते हैं वो पौधों की उपापचय क्रियात्मक में खाली भाग लेते हैं। तो कुल कितने हो गए, 21 पोषक तत्व हो गए। कौन कौन से हैं पोषक तत्व, तो वो है कोबाल्ट, VNA+ और SI। अगर कोबाल्ट की बात करें तो इसका उपलब्ध क्या क्या होता है, CO++ होता है जो विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायता करता है। वी की बात करें तो V+5 के रूप में पौधे प्राप्त करते हैं जो BGA के नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी के निर्माण में क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या करता है, सहायता करता है। सोडियम प्लस की बात करें तो सोडियम प्लस के रूप में इसे ग्रहण करता है जो चुकंदर, हेलोफाइट्स और कैंप पादपों में आवश्यक तत्व होता है। चुकंदर के लिए हेलोफाइट्स पौधे क्या होते हैं, तो हेलोफाइट्स पौधे वो होते हैं जो लवणोद्भिद पौधे, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, लवणोद्भिद पौधे। जो जैसे कोई भूमि है जो अधिक लवणता है उसमें, तो उस जगह पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। मतलब जो लवणोद्भिद भूमि में उगते हैं उसे हेलोफाइट्स कहते हैं। कैंप पादपों में जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने C3 पौधे, C4 पौधे और कैंप पौधों के बारे में पढ़ा था। कैंप पौधों में ये आवश्यक तत्व होते हैं। SI को किस रूप में ग्रहण करता है, SiOH को H4- इसे मक्का, धान, गन्ना के लिए क्या है, लाभकारी आवश्यक पोषक तत्व। एक टर्म देख लेते हैं कि जो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कौन सा है, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट मोलिब्डेनम है। और ये पूछा हुआ भी क्वेश्चन है कि अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट निम्न में से कौन सा तत्व है, तो मोलिब्डेनम। इसको किसने बताया था, निकोलसन एपर्ट ने बताया, सन 1963 में बताया था। इसकी कितनी मात्रा पौधों को आवश्यकता होती है, तो 1 ppb से कम आवश्यकता होती है। मैंने आपको जब चैप्टर शुरू हुआ था तब बताया था कि जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं जैसे CHO मुख्य पोषक तत्व में प्राथमिक पोषक तत्व NPK, द्वितीय पोषक तत्व CA, इनकी जो पौधों की मात्रा चाहिए वो 1 ppm से अधिक चाहिए। लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो बाकी इनके अलावा जो बाकी बच गए सूक्ष्म पोषक तत्व, उनको कितनी आवश्यकता होती है, 1 ppm से कम आवश्यकता होती है। तो ये हो गए हमारे उपापचय क्रियात्मक पोषक तत्व। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम पोषक तत्व और उनके खोजकर्ताओं की। मतलब कौन कौन से पोषक तत्व कौन कौन से वैज्ञानिकों ने खोजे। जो हमारा फर्स्ट है वो है कार्बन। कार्बन किसने खोजा, प्रेस्टले ने खोजा। और ये सर्वप्रथम सबसे पहले खोजा गया कौन सा है पोषक तत्व, कौन सा है, कार्बन है। आगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किसने खोजा, सेसुर ने खोजा। आगे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस, ये किसने खोजे, तो स्प्रेंगल ने खोजे। आगे सल्फर, जिसे सल्फर को क्या कहते हैं हम, गंधक भी कहते हैं, इसे किसने खोजा, सेचस और नेपस ने। आगे हम आयरन की बात करें कि आयरन पोषक तत्व को किसने की, आयरन पोषक तत्व की खोज तो किसने की, ग्रीस ने की। कब की, 1843 में। और ये सबसे पहले जो खोजा गया वो कौन सा था, सूक्ष्म पोषक तत्व, कौन सा था, आयरन था। आगे बोरोन की बात करें तो यह रिगर स्टोन ने खोजा, जो कि सूक्ष्म पोषक तत्वों में सर्वाधिक, जो पौधों द्वारा सर्वाधिक ग्रहण किए जाने वाला तत्व है सूक्ष्म पोषक तत्व में, कौन सा है, बोरोन है। क्लोरीन की बात करें तो बोथर ने खोजा। जेडन व CU सुमर ने खोजा। और जो मोलिब्डेनम है वो ऑर्नन व स्टाउट, और ये मोस्ट और पूछा हुआ भी है, ऑर्नन व स्टाउट ने खोजा। और ये 16 पोषक तत्व है, कौन सा है, 16वां पोषक तत्व है। और जो हमारा लास्ट जो 17वां पोषक तत्व जो खोजा गया था वो था निकिल था, जिसे किसने खोजा, बोरोन ने खोजा। अंतिम पोषक तत्व था 17 पोषक तत्व। अब हम बात कर लेते हैं विभिन्न पोषक तत्वों को ज्ञात करने की विधियां, कि किस किस को पोषक तत्वों को हम कैसे कैसे ज्ञात करते हैं। इधर की साइड तत्व और इधर को क्या है, ज्ञात करने की विधियां हैं। जो हमारा फर्स्ट पोषक तत्व है कार्बनिक पदार्थ है, मतलब कार्बनिक पदार्थों किस विधि द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, तो वह है ब्लैक वाल की विधि। ये क्या है, ये विधि का नाम है ब्लैक वाल की विधि। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो समझोगे ब्लैक वाल विधि क्या होती है। तो कार्बनिक, अभी हमें सिंपली याद कर लेते हैं कि जब कार्बनिक पदार्थ होता है उसे किस विधि द्वारा ज्ञात होता है, तो ब्लैक वाल की विधि। अगर कुल में नाइट्रोजन हमें ज्ञात करनी है किसी भूमि में, कुल में नाइट्रोजन हमें ज्ञात करनी है तो कौन सी विधि से करेंगे, जल डाल विधि से कर देंगे। अगर भूमि में उपलब्ध कि अब कितनी बची हुई है उपलब्ध नाइट्रोजन हम ज्ञात करेंगे, तो उपलब्ध नाइट्रोजन के लिए कैमेनोफोर मतलब क्षारीय विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। आगे फास्फोरस है, फास्फोरस क्या है, उदासीन प्रकृति का है, तो किस विधि से ज्ञात करेंगे, कैलोमीटर द्वारा ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर अम्लीय प्रकृति का है तो ब्रे नंबर 1 विधि से ज्ञात करेंगे। लेकिन अगर फास्फोरस क्या आ जाता है, क्षारीय में आ जाता है, तो किससे ज्ञात करेंगे, ओल्सन विधि से ज्ञात करेंगे। पोटेशियम और सोडियम को किससे ज्ञात करेंगे, तो फ्लैम फोटोमीटर से ज्ञात करेंगे। अब इसके साथ ही हम देख लेते हैं कि विद्युत चालकता और पीएच माप। विद्युत चालकता को किस में मापते हैं, EC मीटर में नापते हैं। और पीएच मापक को पीएच मीटर में नापते हैं। पीएच क्या काम करता है कि जो भूमि है किसी भी चीज की उदासीनता, अम्लीयता, क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। लास्ट हमारे कुछ पॉइंट रह गए हैं
पोषक तत्वों में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है फसल उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक पीएच होती है, वो होती है कितनी 6.5 से 7.5 पीएच होती है। और अगर हम बात करें मृदा की कि फसल उत्पादन की दृष्टि से कौन सी मृदा अच्छी होती है, तो कौन सी मृदा अच्छी होती है, दोमट मृदा अच्छी होती है। सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता कौन से पीएच पर होती है, जो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व है, कौन से पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व है, उनकी उपलब्धता अम्लीय पीएच पर अधिक होती है। ये भी ध्यान रखना कौन से पोषक तत्वों की हम बात कर रहे हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें। लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों में एक मात्र अपवाद है, वो है क्या, मोलिब्डेनम। इसकी जो उपलब्धता होती है, जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी उपलब्धता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब पोषक तत्वों को ग्रहण करने की विधि है कि पौधे किस किस रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। तो जो है मास फ्लो विधि, क्या है, मास फ्लो विधि। इसको जो ग्रहण करने की, वो कौन कौन से पोषक तत्व ग्रहण करेंगे, नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। किस विधि से ग्रहण किए जाते हैं, मास फ्लो विधि से। विसरण विधि से कौन कौन से पोषक तत्व ग्रहण किए जाते हैं, तो वो होते हैं फास्फोरस, पोटेशियम और जिंक होते हैं। जड़ संपर्क द्वारा, तो जो पौधे जड़ द्वारा तो सभी पोषक तत्व ग्रहण करेंगे, तो सभी पोषक तत्व किस विधि से ग्रहण किए जा सकते हैं, जड़ संपर्क विधि द्वारा। एकमात्र जड़न ऐसा पोषक तत्व है जो तीनों विधि द्वारा ग्रहण किया जाता है, वो मास फ्लो विधि से भी, विसरण विधि से भी और जड़ संपर्क विधि से भी, जड़न तीनों विधियों से ग्रहण किया जाता है। तो ये पोषक तत्व हमारा चैप्टर अब खत्म हो गया है। नेक्स्ट जब भी हम आएंगे नए चैप्टर की बात करेंगे। अगर ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया है और तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।